हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट पे हम समझेंगे डेंटल हेल्थ के बारे में। और इसी टॉपिक को डीप में समझने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सिद्धेश सरदेसाई, जो एक डेंटिस्ट है और इन्होंने पिछले 20+ ईयर्स में हजारों पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। इंडिया में जैसे लोग मतलब डेंटिस्ट के पास से जाने से डरते क्यों हैं? मतलब जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट और लेट्स से कि कोई फर्स्ट टाइम पेशेंट है, तो उसे आप बेसिकली हैंडल कैसे करते हो, कंफर्ट कैसे करते हो? जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको डेंटिस्ट का नाम सुन के एक फियर फैक्टर रहता है मन में। दे आर एंशियस, प्लस दे आर इन पेन। और दूसरी चीज़ ये है कि अनलाइक अदर डॉक्टर्स जहाँ पे आपको सिर्फ मेडिसिन दी जाती है और जो भी प्रोसीजर्स अगर करने हैं तो वो अंडर एनेस्थेशिया होते हैं, सो पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। बट जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे जो प्रोसीजर्स है वो सभी मोस्ट ऑफ लोकल एनेस्थेशिया में रहते हैं। तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स देखना, आपके जो ड्रिलिंग का आवाज़ आता है, और प्लस नेबर से या फ्रेंड्स से कोई बिटर एक्सपीरियंसेस उन्होंने सुने रहते हैं, तो ये सब फैक्टर्स और ट्रिगर करते हैं जहाँ पे उनका कोऑपरेशन लेवल्स बहुत कम हो जाता है। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो मेरा सबसे पहला कंसर्न है कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चलती है। और इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज होता है चाइल्ड पेशेंट के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने वो ड्रिलिंग की आवाज सुनी तो उसका इम्पैक्ट उनके ज्यादा होता है। सबसे पहले क्या है कि जब हम बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा हम लोग ने देखा है कि हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपने ये खाना नहीं खाया और ये आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो हम डॉक्टर के पास लेके जाके आपको एक इंजेक्शन लगवा देंगे। तो ये जो फियर फैक्टर चाइल्ड साइकोलॉजी के चाइल्ड के दिमाग में चलता है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि उनका कोऑपरेशन लेवल्स नहीं मिलता। बट अभी काफ़ी सारी टेक्निक्स आई है जहाँ पे स्पेशलाइजेशंस है, जहाँ पे डेंटिस्ट एक फैकल्टी है जहाँ पे दे स्पेशलाइज इन पीडोडोंटिस्ट, दे आर कॉल्ड एज पीडोडोंटिस्ट, जहाँ पे छोटे बच्चों का स्पेशलाइजेशन पे ही आपका पूरा काम होता है, तो हैंडलिंग वगैरह करना वैसे आसान हो जाता है। सो सर, लेट्स से कि एक पेशेंट के लिए ये डिसाइड करना कि नाउ मतलब एक दांत में पेन हो रहा है, राइट? और वो कभी कभी पेन ये होता है कि मतलब एक बेरेबल होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, तो वो मतलब कब वो ये डिसाइड, मतलब पेशेंट को वो कौन से सिग्नल्स है या साइंस है जब ये होना चाहिए कि नहीं, अब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अक्सर हम लोग ये देखा करते हैं कि दांत का जब तक इशू आता है 90% पेशेंट्स जो है वो पेन होने पे ही आपको रिपोर्ट करते हैं डेंटल क्लिनिक पे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीरियोडिक चेकअप जो हम हमेशा एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि हर 6 महीने में या फिर साल में 1 या 2 बार आप जो भी डेंटिस्ट के पास जाओ, अपने दांत चेक करवाओ, क्योंकि अपने पास तकरीबन 28 से 32 दांत हमेशा रहते हैं, उसमें कहीं पे भी सड़न होना ये स्वाभाविक है। तो इतना जल्दी आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। अगर आप आईने में भी देखते हो तो भी आप नीचे के दांत देख के थोड़ा बहुत काला लगा है, थोड़े कॉन्शियस पेशेंट्स है, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं। लेकिन लेट गो एटीट्यूड ये जो चलता है वो दैट टेक्स अ टोल लेटर ऑन इन द इंटेंसिव ट्रीटमेंट, दैट कॉजेज द पेशेंट टू अंडरगो मोर ट्रीटमेंट एंड स्पेंड मोर एंड डू मोर कॉस्मेटिक वर्क, मोर सर्जिकल वर्क। जितना आप डिले करते जाओगे उतना वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। यस, जैसे कि मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक आपको दांत का नॉर्मल फिलिंग करना है, जैसे दांतों में अगर आप बराबर से देखेंगे तो ये दांतों में आपके 3 लेयर्स रहती है, जहाँ की सबसे ऊपर की परत रहती है जो हमें इसे इनेमल बोलते हैं, एंड द सेकेंड लेयर विच यू कैन सी इज डेंटिन, एंड थर्ड लेयर जो रहती है दैट इज अ नर्व टिश्यू, जहाँ से दांत को खून मिलता है।
सो बेसिकली जब भी आपकी सड़न ये इनेमल की सबसे ऊपर की परत पे रहती है, तभी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपको बिना इंजेक्शंस के, बिना दवाई के आपका दांत परमानेंटली आप बचा सकते हो। परमानेंटली यानी जो डिफेक्ट है वो क्योर करके। एट द सेम टाइम बाकी के दांतों की भी आपको चेकअप हो जाता है। सो ये जो फैक्टर्स है, अगर ये स्टेज पे हम लोग सड़न नहीं रुकाते तो शायद ये आगे चल के आगे तक चली जाती है। फिर जब भी डेंटिन तक जाती है, यानी इनेमल क्रॉस करके जब भी सेकेंड लेयर तक जाती है, तभी पेशेंट्स बोलते हैं कि 6 महीने पहले मुझे दर्द हुआ था, तभी हमने क्रोसिन लिया था, लेकिन डॉक्टर कल से बहुत हालत खराब है, कुछ तो करो। और तो बहुत अनबेरेबल होता है। हाँ, तो मुझे यही चीज पे बोलना है कि जो चीज आपकी बिना इंजेक्शन से, बिना दवाई से, बिना इंटेंसिव ट्रीटमेंट किए आपकी बच सकती थी, जिसमें आपका खर्चा कम होता था, सीटिंग्स कम होती थी, वही चीज के लिए आपको 2, 3, 4 बार जाना पड़ता है और 2 से 3 गुना ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली डेंटिस्ट्री इज नेवर एक्सपेंसिव। डेंटिस्ट्री इज नेवर एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। अगर आप निग्लेक्ट करते हो, क्योंकि कुदरती तौर पे हमें सिर्फ खुद 2 ही बार वो चीज फ्री में दी जाती है, और तीसरे बार उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। या सर इसी क्वेश्चन को से रिलेटेड है, जैसे विजडम टूथ है। विजडम टूथ एक स्टेज पे आके ये होता है कि बहुत पेन हो रहा है, उससे बहुत सारे कंफ्यूजन रिलेटेड होते हैं, क्योंकि नॉर्मली माइंडसेट ऐसा है कि विजडम टूथ निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, पेन ज्यादा हो रहा है या फिर उसके अंदर जैसे स्वेलिंग ज्यादा है या उसके अंदर सड़न ज्यादा है। तो इस ये एग्जैक्टली मतलब इससे माइंडसेट क्या होता है लोगों का, और इसमें मतलब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? विजडम टूथ कॉमनली हम लोग उसको दापण का दाढ़ या अक्कल दाढ़ बोलते हैं, और 18 साल के उम्र के बाद वो कभी भी आ सकता है। इसीलिए उसको एक लेमन टर्म हम लोग यूज करते हैं कि विजडम टूथ, सो दैट यू गेट, यू नो, इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट यू गेट अ विजडम एट अराउंड 18। तो ये आखिरी वाला जो दांत जो आता है आपके मुंह में, उसमें काफी टाइम हमने देखा है कि वो बराबर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इरप्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में आपको कभी कभी उसे हटाना पड़ता है, क्योंकि आप वो एरिया क्लीन नहीं कर सकते। वहाँ पे मसूड़ों में आपको सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, फाउल स्मेल, बैड स्मेल आ जाता है। इसीलिए आपको, और उसकी पोजीशन भी जो है वो एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं होती मैनी अ टाइम्स, सो उसको निकालना इज अ बेटर ऑप्शन। या बट उसका कुछ और इम्पैक्ट है, जैसे कि लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो विजडम टूथ है, ये इट इज रिलेटेड टू ब्रेन और मैच्योरिटी, ये एक लोगों का दैट इज अ कंप्लीट मिथ। आई वाज सेइंग दैट इज अ कंप्लीट मिथ। दांत निकालने का और ब्लाइंडनेस का या आंखों का, मुझे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं कि ये दांत निकालेंगे तो आंखों की रोशनी कम होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दांतों का और आपके आंखों का वैसा कुछ कनेक्शन नहीं है। जो दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है, जैसे हम पानी पीते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी होती है, तो वो एग्जैक्टली वो उस समय पेशेंट को क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे टाइम पे उन्होंने टीवी ऐड देखे हुए हैं और उसके बेस पे वो बेसिकली जाते हैं सेंसोडाइन लेके यूज कर लेते हैं कि नाउ दिस इज अ ट्रीटमेंट। बट उसका और क्या, इज इट अ साइन जहाँ पे पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए और बेस्ड ऑन दैट वो करना चाहिए, या फिर ये एक तरीके से नेग्लिजेंस भी है? डेफिनेटली सेंसिटिविटी आपको जब भी होती है तभी, या बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मैनी पीपल प्रिफर कि एक सेंसोडाइन का टूथपेस्ट लिया और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी सेंसिटिविटी इससे गायब हो जानी चाहिए, बट वैसे नहीं है। सेंसिटिविटी के पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे मैंने बोला कि इनेमल, ये जो दांत की ऊपर की परत है, वो घिसने के वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है क्या, या दांतों में कहीं पे सड़न लगने के वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है क्या? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसको प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूरी है। इसीलिए आपको एक डेंटिस्ट की सलाह लेना मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगा या एडवाइस करता हूँ, रादर देन डूइंग सम होम रेमेडीज, ताकि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रहा तो आप जल्दी से जल्दी उसको इलाज करवा के ठीक कर सकते हो। सर उसका मेन रीजन क्या होता है? जैसे एक तो आपने बताया कि एनिमल
की लेयर जो है वो थोड़ी घिस गई है, एक तो वो रीजन है, और इसके अंदर और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? सेंसिटिविटी के राइट। सो सेंसिटिविटी में अगर आपके जैसे कि काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं कि दे लाइक टू हैव कोलास विद बर्गर्स पिज्जाज, ये फास्ट फूड का जो है ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ये आपके ऊपर की जो इनेमल है ये काफी हद तक डैमेज करती है एंड इट इज नॉट रिपेरेबल. दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके। सो एक बार आपके ऊपर की इनेमल घिस गई तो काफी ज्यादा तकलीफ आपको हो सकती है सेंसिटिविटी की वजह से. दूसरी चीज है अगर आपका ब्रशिंग हैबिट्स फॉल्टी है, जैसे आप जरूरत से ज्यादा ब्रश कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आपके ब्रशेस के जो लेयर्स है वो वर्न आउट हो गए हैं, तो ये भी एक कारण है जहाँ पे आपका इनेमल स्पॉइल होता है. और जहाँ जहाँ पे भी इनेमल आपका स्पॉइल होगा वहाँ वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी इश्यूज आएंगे. सर आपने मेंशन किया कि बैड ब्रीदिंग भी एक इसका इम्पैक्ट साइन होता है, राइट? कि जब आपको बैड ब्रीदिंग हो रही है तो बेसिकली बैड ब्रीदिंग का के जब किसी भी व्यक्ति को बैड ब्रीदिंग हो रही है तो उस समय डॉक्टर को कनेक्ट करना चाहिए, उसका रीजन क्या होता है, और वो क्यों कनेक्ट करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि दांत के सिवा आपके आजू बाजू के भी काफी सारे एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपकी जुबान है, टंग है. एक हाइजीन लेवल जो हम लोग बोलते हैं वो हाइजीन लेवल मेंटेन करना काफी जरूरी है. अभी ये जो बैड ब्रेथ है वो किस वजह से आ रही है? काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जिन्होंने वाटर कंजम्पशन को लेके भी दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्फ प्रॉपरली हाइड्रेटेड. That is one of the factor. So intermittent sipping of water, that is something also which we advise. आपको चेस्ट में कंजेशन है, कफ प्रॉब्लम है, दैट कैन गिव यू अ बैड ब्रेथ. अगर आपके मुंह में काफी सारा मैल जमा है जहाँ पे आप बराबर से दांत को क्लीनिंग नहीं करते हो या ब्रशिंग से वो मैल नहीं निकल पाता, तो आपको एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाके वो क्लीनिंग करना जरूरी रहता है. तो ये सब नहीं करने के वजह से भी फाउल ऑर्डर या बैड ऑर्डर आना पॉसिबल है. दांत सड़े हुए हैं, फूड लॉजमेंट काफ़ी टाइम होता है, खाना फंसा हुआ रहता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पे, या फिर आपकी कैप्स या फिर क्राउन्स जो आप बैठाते हो अगर वो इल फिटिंग है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका शायद आप बैड ब्रेथ से सफ़र हो. लोगों का ये भी मिथ है कि मतलब इज इट रिलेटेड टू गट आल्सो, पेट से भी? Yes, absolutely. Because oral hygiene and oral cavity, I would say, is a mirror of your whole body. It will reflect how you are maintaining yourself. So, and many a times patients जब भी मुंह खोलते हैं वो देख के ही हमें पता चलता है कि वो अपने शरीर पे कितना फोकस कर रहे हैं. किस तरीके से अपने डेंटल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग. क्योंकि अक्सर मैं जब भी पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आपको फ्लॉस करना है, मुझे दूसरा सवाल आता है कि कितने टाइम. ओके. तो आप ब्रश करने के लिए ऐसा कभी पूछते हो कि मैं कितने साल ब्रश करूं? जब तक दांत है, जब तक सब कुछ है, आप ब्रशिंग करोगे. वैसे ही फ्लॉसिंग है, इसका एजुकेशन लेवल पे अपने इधर थोड़ा सा हम लोग को बताया नहीं गया है, या मैं कहना चाहता हूँ शायद हम लोग उतने अवेयर नहीं है, डेली रूटीन का पार्ट नहीं बना हुआ है. सो फ्लॉसिंग, रेगुलर ब्रशिंग, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स है. बिसाइड्स दैट आपकी टंग, उसको बराबर आपको क्लीन रखना है, उसको टंग स्क्रैपर से आपको क्लीन करना है. पीरियोडिक चेकअप्स जो आप रहते हैं आपके डेंटिस्ट के पास एवरी 6 months. सो ये सब फैक्टर्स अगर आप बराबर ध्यान में रखते हो तो यूजुअली आपको डेंटल में प्रॉब्लम नहीं होगी. इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जब कोई भी ह्यूमन बॉडी चेकअप के लिए जाता है तो एक पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के बेस पे लोग मतलब चेकअप करते हैं कि ओके आपका ब्लड शुगर ये है, आपका कोलेस्ट्रॉल ये है, आपकी बॉडी ये है, आपकी हाइट ये है. डेंटल रिलेटेड भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मतलब लोगों को 6 month या ईयरली बेसिस करना चाहिए?
डेंटल रिगार्डिंग सिर्फ पीरियोडिक चेकअप्स ही रहते हैं, लेकिन इसका सवाल एक अलग आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा अलग से मैं देना चाहता हूँ कि डेंटल का कंडीशन देख के आप काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको रिकरेंट जिंजिवाइटिस हो रहा है, जहाँ पे मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, उससे फाउल स्मेल आ रहा है, और क्लीनिंग के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो कभी कभी हमें डायबिटीज़ है, ये चेक भी हम लोग वो भी समझ में आता है। हम लोग एक एक्सरे लेते हैं, तो एक्सरे में से अगर आपका हड्डी का लेवल बहुत कम हुआ है, तो उस पे भी अपने को पता चलता है कि ये सिस्टमिक कंडीशन है, यानी शायद बोन डेंसिटी मास आपके पूरे शरीर में उसकी मात्रा कम है, तो वो भी ट्रीटमेंट आप बराबर से फिजिशियन से लेके आप उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके साथ पेरियोडोंटाइटिस, ये एक मसूड़ों का जो बीमारी है, तो इसमें जो कीटाणु है वो काफ़ी हद तक आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी आपकी हार्ट की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस है तो उसके जो कीटाणु है वो सेम कीटाणु आपके जिसे हम लोग हमारी लैंग्वेज में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, उसमें पाए गए हैं। वॉल्व्स का डिफेक्ट होता है हार्ट को। ऑफ लेट रिसेंट स्टडीज में हमने इनफैक्ट ये भी पाया है कि गम्स डिसीजेस में जो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्जाइमर्स यानी मेमोरी लॉस, यानी भूल जाना। मेमोरी लॉस की जो बीमारी है उसमें भी कोरिलेशन, जिसे डिमेंशिया भी बोला जाता है, पेशेंट को भूलने की बीमारी जो बोलते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स का कोरिलेशन अगर आप जल्दी डिटेक्ट करते हो तो शायद आप वो चीज भी आपको प्रेडिक्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिजीजेस, इट्स हार्ट से रिलेटेड भी है, डायबिटीज भी है, इट इज रिलेटेड विथ योर अदर डेडली डिसीजेस लाइक HIV also, then it is related with your kidneys also, right? so basically it reflects entire body, आपकी जो शरीर है उसे वो रिफ्लेक्ट करता है। वही तो कारण है ना कि हम लोग बचपन में जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आज भी, तो सबसे पहला आपको डॉक्टर मुंह खोलने के लिए बोलता है। जी 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 जी। तो वो तो डेंटिस्ट तो नहीं है, तो वो आपको मुंह खोलने क्यों बोलते हैं? बिकॉज जुबान देख के एक ओवरऑल मुंह में कंडीशन, जुबान का कलर देख के आप बता सकते हो कि पेशेंट एनीमिक है, नहीं है, या फिर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक ओवरऑल आपको आइडिया हो जाता है। यस। राइट राइट राइट।